अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काजेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मेजर काजेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस को तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया था और उसके इमीडिएट काज को भी डिस्कस कर लिया था। बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेजर काजेज़ और लॉन्ग टर्म काजेज़ जो काफ़ी देर से रिजेंटमेंट प्रोड्यूस कर रहे थे नेटिव इंडियंस के दिलों में, वो क्या थे। तो हम वन बाय वन उनको स्टडी करेंगे। मिलिट्री काजेज़, इकोनॉमिक काजेज़, पॉलिटिकल काजेज़ और सोशल एंड रिलीजियस काजेज़ वन बाय वन की डिटेल को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मिलिट्री काजेज़। तो इंडियन सोल्जर्स मोर देन 87% थे ब्रिटिश ट्रूप्स का, लेकिन उनको इन्फीरियर समझा जाता था ब्रिटिश ट्रूप से। तो ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग कंडीशन थी सोल्जर्स के लिए। एक इंडियन सोल्जर की सैलरी भी यूरोपियन सोल्जर्स जो सेम रैंक का था उससे बहुत ज़्यादा कम थी। इवन तो सोल्जर्स नेटिव इंडियन सोल्जर्स को हायर रैंक दिया ही नहीं जाता था। अगर था भी उनके पास यूरोपियन सोल्जर्स के इक्वल रैंक, तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी। तो अकॉर्डिंग टू होम्स, इंडियंस ये जानते थे कि वो जितने भी गैलेंट हो जाएं तो उनको कभी भी उतनी सैलरी नहीं दी जाएगी जितनी एक इंग्लिश या फिर किसी यूरोपियन सोल्जर की उस वक्त ब्रिटिश में मौजूद ब्रिटिश ट्रूप्स के अंदर है। तो ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग कंडीशन थी सोल्जर्स के लिए, और ये बहुत देर से ये चीज़ सोल्जर्स के दिलों में रिजेंटमेंट को पैदा कर रही थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी बैरक्स और कंटोनमेंट्स के अंदर। इवन के ब्रिटिशर्स ने अपने काफ़ी सारे लेफ्टिनेंट्स को ये टास्क दिया हुआ था कि उनको कन्वर्ट करवाना है मुस्लिम्स को या फिर हिंदूज़ को या सिख्स को क्रिश्चियनिटी की तरफ। मींस वो क्रिश्चियनिटी की डेवलपमेंट कर रहे थे बैरक्स के अंदर और कंटोनमेंट्स के अंदर। ये भी बहुत बड़ा काज थी कि मिलिट्री के जो इंडियंस थे या मुस्लिम्स थे उनके दिलों में अपने कल्चर को लेके, अपने रिलीजन को लेकर, तो ये बहुत बड़ा काज था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। उसके अलावा ओवरसीज़ वार फ्रंट्स, हिंदूज़ के मज़हब में तो ये अलाउ ही नहीं था। अक्रॉस द सी चले जाए तो वो अपने दीन से या अपने मज़हब से, रिलीजन से वो बाहर निकल जाते हैं। ये हिंदूज़ का अकीदा था। लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें ये कहा गया कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं सब कॉन्टिनेंट में, अगर उनको लड़ना पड़ा ब्रिटिश के लिए ओवरसीज़ जाके, तो वो जाके लड़ेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्ट ये फिर सारे सोल्जर्स पे अप्लाई हो रहा था कि तमाम सोल्जर्स को ही जाके ओवरसीज़ वार फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा ब्रिटिशर्स की खातिर। तो ये भी बहुत बड़ी वजह थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। नेक्स्ट है इकोनॉमिक काजेज़। हैवी टैक्सेस लगा रहे थे लैंड पे। मैनी पीपल अनेबल टू पे द टैक्स एंड रेवेन्यू डिमांड्स, इवेंचुअली लूजिंग द लैंड्स। अब ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग अपने टैक्स नहीं पे कर पाते थे। पीजेंट्स जो थे, किसान थे, वो अपने टैक्स नहीं पे कर पाते थे। फिर टैक्स देने के लिए वो लोन ले रहे थे मुख्तलिफ ज़मींदारों से, और फिर जब उन ज़मींदारों को लोन पे नहीं कर पाते थे अपनी ज़मीन को गिरवी रख के, तो उनकी लैंड जो है वो ज़मींदारों के पास चली जाती थी। तो पीजेंट्स और किसानों की कंडीशन उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके अलावा ब्रिटिश की मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ब्रिटिश अपने लिए अपनी बनाई हुई चीज़ों को लेके सब कॉन्टिनेंट में आ रहा था, और इंडिया की बनी हुई, सब कॉन्टिनेंट की बनी हुई चीज़ों को सस्ते दामों यहाँ से यूरोप ले जाके बेच रहा था। तो विच रूइन नेटिव इंडस्ट्रीज़, इससे नेटिव इंडस्ट्रीज बिल्कुल तबाह हो गई। इंडियन सिल्क कुड ईजिली कम्पीट विद द यूरोपियन सिल्क। अब इंडिया में जो सिल्क बन रही थी वो यूरोपियन सिल्क से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो फ्रांस और इटली से जिस प्राइस पे पहले ब्रिटिश इंग्लैंड पहले जिस प्राइस पर फ्रांस और इटली से सिल्क ख़रीद रहा था, उससे भी हाफ प्राइस पे इंडियन सिल्क वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे अपनी कंट्री की तरफ। अकॉर्डिंग टू शेल्डन, हु वाज अ हिस्टोरिकल राइटर, उसने कहा कि इंग्लैंड ने इतनी ज़्यादा सिल्क मिली उनको वहाँ से कि उन्होंने इम्पोर्ट सिल्क की ख़त्म कर दी फ्रांस और इटली से, क्योंकि सिल्क जो बंगाल की थी विच वॉज बाउट एट हाफ प्राइस ऑफ फ्रेंच एंड इटालियन सिल्क से हाफ प्राइस पे मिल रही थी, तो वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा हो गई। सारी की सारी यहाँ से इंपोर्ट करके उन्होंने इंग्लैंड में पहुँचा दी सारी की सिल्क। तो ये एक तरह से नेटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए एक वर्स्ट कंडीशन थी उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में, कि ब्रिटिशर्स की सारी हमदर्दियाँ उनकी ज़ाहिर है अपने इंग्लैंड के साथ थी, अपने कंट्री होमलैंड कंट्री के साथ थी। तो वो इसको सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया ही समझ रहे थे सब कॉन्टिनेंट को, और उसकी कंडीशंस का ख्याल बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। उसके अलावा इलीगल प्राइवेट ट्रेड हो रही थी और अदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब ब्रिटिशर्स को ये था कि जो कुछ भी ले जा सकते हैं यहाँ से सब कुछ ले गए तो इंग्लैंड में चले जाए।
तो ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में। इकोनॉमिक कंडीशन, किसानों की, पिजेंट्स, ज़मींदार, ऑलमोस्ट सब लोग ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे अफेक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कासेस। तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, कि वो क्या कर रहे थे, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया नेटिव इंडियंस के को, और डायरेक्ट एनेक्सेशन। तो ये कर रहे थे कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उन सब की एनेक्सेशन किए जा रहे थे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के साथ। उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट का कोई हायर नहीं है, कोई इस रियल हायर नहीं है, तो वो जब उसका ऑनर या उसका जो हेड है उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद वो स्टेट डायरेक्टली अंडर आ जाएगी ब्रिटिशर्स के। तो ये जो दो डॉक्ट्रिन्स थी, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डायरेक्ट एनेक्सेशन, जो डलहौसी के दौर में की गई, लॉर्ड डलहौसी के दौर में, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे इंडिया के, इसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया नेटिव इंडियंस को, और नेटिव इंडियंस के दिलों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हुई इस वजह से। तो उसके अलावा एनेक्सेशन की गई ओथ की, और लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल जॉबलेस। अब जब दो यूनिट्स को मिला दिया जाए तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जॉब्स तो हैं वो जो हो जाएंगी कम। इसी वजह से जब एक स्टेट को, एक प्रिंसली स्टेट को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ मिला दिया गया, तो इस वजह से बहुत सारे पीपल क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। तो इससे बहुत ज़्यादा रिवोल्ट प्रोड्यूस हुआ। उसके अलावा बहादुर शाह जफ़र एक तरह से प्राउड थे इंडियंस के लिए, नेटिव इंडियंस के लिए, लास्ट मुग़ल एम्परर। उनको कन्फाइन कर दिया गया रेड फोर्ट तक, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा कि वो क्रिश्चियनिटी को हर तरफ करना चाहते थे कि हर तरफ क्रिश्चियनिटी ही हो। तो दे वांटेड टू मेला इन द हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज़। वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों की हिस्ट्री को, कल्चर को और रिलीजन को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते थे, और सिर्फ चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में भी क्रिश्चियनिटी ही हो जाए हर तरफ। लास्ट वंस आर सोशल एंड रिलीजियस काजेस। नेटिव इंडियंस ये देख रहे थे कि उनके कंट्री में, उनके एरिया में वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत रैपिडली फैल रही है, तो प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। चेंज द रियल फेस ऑफ इस्लाम का फेस उनके वहाँ के राइटर्स ने लिख के, जैसे एक प्रीस्ट थे उनके डॉक्टर पी फैंडर, उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए इस्लाम पर, और अपनी बुक में, जो उनकी बुक का नाम था मिज़ानुल हक, तो इसने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा इनरेज किया और बहुत ज़्यादा शोक किया। तो ये जो काजेज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इमीडिएट काज में तो हमने देखा कि किस तरह से कंटोनमेंट में से अचानक जो है वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई। लेकिन उससे पहले ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और ये सोशल और रिलीजियस काजेज़, ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसने पहले ही लोगों के दिलों को, नेटिव इंडियंस के दिलों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर दिया था। जैसे जिसमें से ये भी था कि मोस्टली जो रिलीजन है, इस पे जो अटैक चाहे हिंदूज़ के किए गए चाहे मुस्लिम्स के किए गए, इसने ज़्यादा लोगों को मजबूर किया कि आम आवाम भी, हर तरह के तबके के लोग भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ भी इकट्ठे हो गए थे। एक और प्रेस थे, ई एडमंड, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जब इंडिया अंडर आ गया है एक ही गवर्नमेंट के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो इट शुड आल्सो हैव वन रिलीजन, तो इसका रिलीजन भी एक होना चाहिए। और कौन सा रिलीजन होना चाहिए? एब्सोल्युटली क्रिश्चियनिटी। तो ये मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोनों के लिए, जो उस वक्त वहाँ पर ज़्यादा तादाद में थे, मुस्लिम, हिंदूज़ फर्स्ट पे थे एंड देन मुस्लिम्स, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी कि उनके रिलीजन को मिलाइन करने की, उनकी हिस्ट्री को, उनके कल्चर को ख़त्म करने की और उनकी सिविलाइजेशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ मस्जिद और मंदिरों पर टैक्स लगाए जा रहे थे, और तिलक का निशान जो हिंदूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ख़त्म किया जा रहा था। तो इन चीज़ों ने ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि हिंदूज़ के दिलों में भी बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट पैदा की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और फिर उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई 1857 में। तो ये थे लॉन्ग टर्म काजेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इमीडिएट काजेज़ हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो वार ऑफ इंडिपेंडेंस में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पाकिस्तान अफेयर्स की, प्री पार्टीशन की न्यू वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।